और वो कन्विंस्ड हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके साथ गुफ्तगू यूं ही है जैसे दीवार के साथ सर टकराना। तो उस मामले में मैं आपके साथ 200% मुत्तफिक हूँ कि आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और दहशतगर्दों से बातचीत करने की कोशिश हालात से मजबूर होते हुए रद्द करके आप आगे बढ़े। मैं उसको सपोर्ट करता। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, क्योंकि ये दो बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, चाहे वो सीपैक हो या कोई और डेवलपमेंट हो, तो इट नीड्स पीस विद इन एंड पीस विदाउट। और मैं दोनों की तारीफ, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो करूँगा अभी। पीस विद इन से मुराद ये है कि जो जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनका हल निकालना है। तो दहशतगर्दी के मामले में मैंने अर्ज़ किया, काश वो कोई रीज़नेबल बात सुनने के लिए तैयार हों। अगर नहीं है तो फिर और कोई चारा नहीं है, लड़ना पड़ेगा और हो सके तो क्रश करना पड़ेगा। और हमने देखा कि ऑपरेशन ज़रब अज़्म ने, मैं समझता हूँ, ख़त्म नहीं किया उनको, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब वो वापस इंपोर्ट कब होगा और किस शक्ल में होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुल्लाह अभी हयात हैं और माशाल्लाह हक़ानी नेटवर्क के साथ बैठे हुए हैं, जो हम कहते हैं हमारे लोग हैं। ये अजीब तज़ाद है। बहरहाल, दूसरी बात में उन्होंने ये कही कि बलूचिस्तान में भाई आप क्यों आइंस्टाइन का कॉल जो है उसको बार बार अपनाते हैं। वो कॉल क्या है? डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन and expecting different results. He called it insanity. तो 70 साल गुजर गए हैं, आप डंडे के ज़ोर से और बंदूक की नोक पर बलोचों को दबाना चाहते हैं, उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उससे महरूम रखना चाहते हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करने की बजाय, उनको अपनाने की बजाय, उनको शहरी समझने की बजाय पाकिस्तान का, उनको फेडरेशन का हिस्सा समझने की बजाय, आप अपने अमल से हमेशा उनको दूर क्यों धकेलने पे तुले हुए हैं? ये सियासी मामला है, पुराना है। कुछ चीज़ें पुरानी हैं, नई भी उभर के आ गई सामने। तो आप क्यों नहीं उनसे कोई पॉलिटिकल डायलॉग की कोशिश करते और कोई ऐसी कोशिश करते, चलिए 1 मिनट के लिए ये चीज़ के अलहदगी पसंदी जो है हमें पसंद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर है, चलिए उसको एक तरफ रख देते हैं। अलहदगी पसंदी को हम नहीं सपोर्ट करते, मान लिया। अब बाकी भी कोई बात है या बस यही रह गई है? तो जब बाकी बात की तो फिर वो मंत्रा शुरू हो गया, देखे ना जी, इंडिया इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह, गद्दार हैं, बाहर की फोर्सेस से मिले हुए हैं। अब ये मेरे लिए कोई नया मंत्रा नहीं था, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ ज़रा पुराना है बलूचिस्तान से, तो हम ये बातें सुनते आए हैं, कान पक गए हमारे। बहुत कोशिश की उनको ये समझाने की कि देखिए, बैरूनी ताकतें उस वक्त इंटरफेयर करती हैं या कर सकती हैं जब आपके घर में आग लगी हो। अगर आप अपना घर दुरुस्त कर लें तो किसी की क्या मजाल है कि मैली आंख से देख भी सके आपकी तरफ। लेकिन ये लॉजिक वो मानने सुनने के लिए तैयार नहीं। इट वॉज अ डायलॉग ऑफ द डेफ। और मैंने ये कोशिश की कि उस अखबार में, डेली टाइम्स में, एक बड़ी ऑब्जेक्टिव, ट्रूथफुल और तरीक़े से बलूचिस्तान के हालात पर रिपोर्टाज हो, ऑपेड भी आए, एडिटोरियल कमेंट भी हो। क्यों? मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बुनियादी मसला है स्टेट का और हमारी सोसाइटी का कि इसको एड्रेस किए बग़ैर ये जो सारा डेवलपमेंट का मामला है
इस पर इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने अपने लोगों का एक पूरा हिस्सा, एक पूरा सूबा, दो नेशनैलिटी को नाराज़ किया हुआ, दो हैं, मानेंगे कि नहीं, बलूचिस्तान में, तो उस वजह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। आप एक नई फोर्स खड़ी कर रहे हैं इस कॉरिडोर को सिक्योर रखने के लिए, वो खर्चा अलहदा बढ़ गया है, वो $46 बिलियन में शामिल नहीं है भाई, वो हमारे बजट से आएगा। अगर 30,000 की फोर्स है, मैं कहता हूं आप 3 लाख की फोर्स क्यों ना खड़ी कर लें, आप चप्पा चप्पा नहीं सिक्योर कर सकेंगे। वास्ट डिस्टेंसेस एंड टेरेन विच लेंड्स इटसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो काफ़ी मुश्किल काम है मेरी नज़र में। और फिर कल को देखो, रोड भी बनने हैं, रेल भी बननी है, पाइपलाइंस भी आनी है। अरे क्या क्या यार तुम सिक्योर करोगे, और कितने लोग चाहिए उसके लिए, ज़रा सोचो तो सही, इज़ दिस फीजिबल, गौर करें। लेकिन नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं आपको आज ये शेयर करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, कि जब वो मुझे कन्विंस न कर सके तो फिर वो मेरे पे वार मैनेजमेंट के थ्रू आया जो अक्सर होता है। और हमारे यहाँ अफसोस से कहना पड़ेगा कि मीडिया की कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का बॉटम लाइन इम्पॉर्टेंट है, जर्नलिज्म, उसके एथिक्स, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथ, फेयर कमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हम देख रहे हैं इनके लिए स्पेस कितनी श्रिंक कर गई है। फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट है सिंगुलैरिटी, जहाँ से कहते हैं यूनिवर्स शुरू हुई, तकरीबन वहाँ पहुँच गया मामला। बहरहाल ये लड़ाई है, मीडिया में है, मुआशरे में है, सियासत में है, फेडरेशन में है, पार्लियामेंट में है, हर जगह है। और इसकी आवाज़ दबाने की जो कोशिश है, हामिद मीर ने अभी जिक्र किया जो बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट का हाल है। मैं ज़ाती तौर पर कुछ लोगों को जानता भी था जो मारे गए, कुछ लोगों को नहीं भी जानता था, तो नाम से पहचानता था, अखबारात के साथ क्या हुआ है वहाँ। इकबाल साहब का टीवी स्टेशन चलना ही बजाते खुद एक मौजज़ा है, और मेरा ख्याल है एहतियात से चलना पड़ता है उनको भी। बहरहाल तो ये लड़ाई है, और ये आज़ादी, फ्रीडम्स की लड़ाई है, और इस लड़ाई को अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं। यहाँ बहुत बातें हुई बलूचिस्तान के बारे में, लेकिन देयर वाज एन एलिफेंट इन द रूम जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया, और माजरत के साथ अगर आप इजाज़त दें तो मैं जिक्र करूँगा। वो है कि वहाँ एक नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, इन केस वी हैव फॉरगॉटन। आजकल दावा ये है कि उसको तो रोल बैक कर दिया है, कुछ भी नहीं है, ये है वो है, फलाना मारा गया। आधी बात सच्ची होती है, आधी झूठी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता चलता है सारी झूठी है। अजीब एक प्रॉब्लम है वहाँ। लेकिन ये समझना कि वो इंसर्जेंसी कॉन्कर हो गई है, वो उतनी हमाकत होगी जैसे कि ये सोचना कि टीटीपी ख़त्म हो गई है। ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि वो इंसर्जेंसी, चाहे लॉसेस हुए भी हों, ख़त्म नहीं हुई, मौजूद है। और ये इंसर्जेंसीज जो होती हैं, पॉलिटिकल इंसर्जेंसीज, मैं अब टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, हमने तारीख़ से सीखा कि ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, और आखिरकार बातचीत के ज़रिए ही हल होती हैं। लैटिन अमेरिका में एक मुल्क है कोलंबिया, 50-60 साल से लड़ाई हो रही थी, अभी भी हल्की फुल्की हो रही है, और आखिरकार कोलंबियन हुकूमत और फार्क जो वहाँ लड़ रहा है, उनके दरमियान हवाना में एज वी स्पीक नेगोशिएशंस हुए हैं और एग्रीमेंट हुई है।
और ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ इंसर्जेंसी को क्रश कर दिया गया। एक श्रीलंका की इंसर्जेंसी टामिल्स की है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कम है ऐसी मिसालें। आम और ख़ास ये विजडम है कि इंसर्जेंसी इस तरह ख़त्म नहीं होती, आखिरकार पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही होती हैं। तो क्या आप इसको चाहते हैं कि सक्सीड करे और डेवलपमेंट हो पाकिस्तान के अंदर? तो मुझे समझाइए कि इंटरनल पीस के बग़ैर ये मुमकिन है या लॉन्ग टर्म्स में फीजिबल है? मैं तो नहीं समझता, गलत हो सकता हूँ लेकिन समझता हूँ कि नहीं है ऐसा। अब बात यहाँ बहुत हुई है ईस्टर्न रूट वेस्टर्न रूट, मैं दोहराऊंगा नहीं, कंट्रोवर्सी है। उम्मीद तो ये थी कि ये एक एक मौका फराहम करेगी ये डेवलपमेंट, जिससे जो हमारे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हों, नॉर्दर्न एरियाज़ के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, बलूचिस्तान के हों, उनको फ़ायदा पहुंचेगा, डेवलप करेंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब बड़ी कोशिश करते रहे हमें समझाने की। देखें ना, बात यह है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम क्विक हार्वेस्ट कहते हैं, इसलिए हम ईस्टर्न कॉरिडोर को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं क्योंकि वहाँ जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जहाँ नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, उसके रिटर्न्स देर से आएंगे। चलिए जी, ये भी मान लेते हैं, लेकिन बताएं तो सही, कोई ट्रांसपेरेंसी तो हो, लोगों को पता तो चले कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनको क्या मिलेगा या किस चीज़ से महरूम होंगे। महरूमी से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन कम से कम इतला भी तो मिलनी चाहिए कि कौन सी महरूमी और कितनी महरूमी होगी। अब मामला ये है, समझने वाला मैं समझता हूँ कि ये चाइना का मामला डिस्कस हुआ यहाँ। चाइना का मैं देरीना स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जब हम नौजवान थे तो चेयरमैन माओ की बात जो है हमारे लिए बड़ी अहम मालूम होती थी। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं 2 मरतबा चाइना हुआ आया हूँ। आज का चाइना माओ का चाइना नहीं है, आप समझें इस बात। कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक पावर में है, लेकिन चाइना बिल्कुल तब्दील हो गया है और उसका रवैया इंटरनल जो भी है, एक्सटर्नल रवैया। अफ्रीका की बात हुई, लैटिन अमेरिका के एग्जांपल दे सकता हूँ, एशिया के एग्जांपल दे सकता हूँ। दे आर हार्ड हेडेड बिजनेसमैन। वो जाते हैं एक मुल्क में, इन्वेस्ट करते हैं, अपने लोग लाते हैं, काम करवाते हैं, पैसे कमाते हैं, चले जाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। ये अजीब एक एक्सपेरिमेंट है चाइना में, हिस्ट्री में, कि कम्युनिस्ट पार्टी इन पावर है लेकिन प्रैक्टिस कैपिटलिज्म हो रहा है और फल फूल रहा है। और कैपिटल का डायनामिक लॉजिक ये है, किसी ने यहाँ कहा कि अब उसका जीडीपी इतना एक्सपैंड कर गया है, ये इनहेरेंट है कैपिटलिज्म में। जब वो एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आता है तो उसको एक्सटर्नल एक्सपेंशन की ज़रूरत पेश आती है। सारा कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट एक्सपीरियंस इसी बुनियाद पे बेस्ड है। तो आज की मॉडर्न कैपिटलिज्म जब एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, जाहिर है कि वो एक्सपैंड करेगी और वो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे एक्सपैंड करेगी जो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉफिट बनाना है। चीन से दोस्ती अपनी जगह भाई, और एक तारीख है उसकी, लेकिन ये ना भूलें ये कोई फेवर नहीं है, ये ज़रूरत है चीन की। ज़रूरत क्यों है? मैं अपनी चाय ले लूँ, बात ज़रा लंबी हो गई सारी। जब मैं बहुत ज़्यादा बोल लूँ तो बंद कर दें मुझे प्लीज़। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। बात यह है कि पोस्ट कोल्ड वॉर दुनिया इस कदर तब्दील हो गई और इस तरीके से तब्दील हुई कि एक नई पावर उभर के उफक पे रूनुमा हुई है, उसको चीन कहते हैं। और उसकी इकोनॉमिक सक्सेस 30 साल में चीन ने वो कर दिखाया है जो यूरोप को 300 साल लगे। ये मैंने आंखों देखा हाल है मेरा, अमेजिंग। लेकिन जब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन की है तो उसके साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ और असर्टिवनेस, जो पहले चाइना की फॉरेन पॉलिसी में इस तरह से हमने नहीं देखी, वो उभर के सामने आ रही है। और वो उसकी शायद वजह यह है, जो मैंने देखा चीन जाकर,
कि एक नई चाइनीज नेशनलिज्म उभर रही है, और वो सारी हिस्ट्री जहाँ इट वाज द मिडिल किंगडम और सारी दुनिया आती थी, चीन जाती थी। हाँ, हजरत ने भी कहा चीन जाओ अगर कुछ सीखना है। तो भाई वो स्टेटस, वर्ल्ड पावर, न्यू वर्ल्ड पावर इन अ न्यू वर्ल्ड, उसकी तरफ चाइना बढ़ रहा है। पुरानी पावर्स खौफ हैं इससे, और अमेरिका की जो पुरानी आदत है, चाहे वो सोवियत यूनियन हो या कोई और सोशलिस्ट मुल्क हो, या इस वक्त चीन की राइजिंग पावर हो, जो मैंने कहा एक हाइब्रिड सिस्टम है, नया तजुर्बा है, उसको रोकने के लिए, सराउंड करने के लिए, कॉर्डोन सैनिटेयर बनाने के लिए साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक टिल्ट और ये मैरीटाइम रूट्स जो मारिया बीबी ने आपको समझाए, उनकी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस समझाई दुनिया के लिए, ये भी एक लड़ाई का हिस्सा है, कंटेंशन का हिस्सा है। तो ये जो रूट चाइना चाह रहा है, ये वाहिद रूट नहीं है, वाहिद ख्वाहिश नहीं है। एक साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया रूट भी है, पता नहीं वो कब काबिल अमल होगा, वल्लाह आलम। एक मैरीटाइम रूट भी है, और इंडियन ओशन और स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का, हॉर्मुड स्ट्रेट्स, और गालिबन ईस्ट और साउथ चाइना सीज, ये ऐसे खित्ते हैं जहां आइंदा कॉन्फ्लिक्ट का अंदेशा है। तो ये जो कंटेंशन हो रही है, और चाइना अपना ट्रेड और अपनी दूसरी इंटरकनेक्टेडनेस इस तरीके से दुनिया में फैलाना चाह रहा है कि पुरानी पावर्स पीछे रह जाएं और वो उभर के सामने आए। तो ये कंटेंशन चल रही है। पाकिस्तान का रोल इसमें ये है कि जैसे आपको बताया गया कि वेस्टर्न जो प्रोविंसेस हैं चाइना के, वो अपने ईस्टर्न सीबोर्ड से ज़्यादा दूर हैं बनिस्बत ग्वादर के। तो वो एक मसला बना हुआ है चाइना में, एक तो क्लास इनइक्वालिटी कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के तहत कैपिटलिज्म की वजह से बढ़ रही है, और एक रीजनल इनइक्वालिटी चाइना के अंदर बढ़ रही है। ईस्टर्न सीबोर्ड जहाँ सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, वो आगे हैं, और वेस्टर्न जो हैं वो पीछे हैं। तो कैचअप कराना है, वरना उन्हें खदशा है कि आइंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा क्लास और रीजनल। तो वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए ये रूट, ये कॉरिडोर वो समझते हैं इंतहाई ज़रूरी है, अहम है। पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है इससे, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो और उसमें आज की जो नशिस्त है उसका मौजू शामिल हो जाता है, और वो है बलूचिस्तान। एक बड़ी लंबी तवील सॉरी हिस्ट्री है यहाँ। ये चौथी या पांचवी इंसर्जेंसी चल रही है। आइंस्टाइन लॉन्ग लिव, अरे भाई कुछ दोबारा सोचो, नहीं, मुमकिन नहीं है। तो अगर आप रिजिड माइंडसेट के साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है नुकसान होता है। और ये हमारी तारीख तो भरी हुई है ऐसे नुकसानात से। हमें तो ज़्यादा सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम वही चीज़, यहाँ हामिद मीर ने बात कही कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए बलूचिस्तान में तो सर आपको मुसीबत पड़ जाएगी। तो मैंने उनको रिमाइंड किया कि 1970 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में पहली दफ़ा, नतायज क्या निकले मैं दोहराता नहीं, आप सब वाकिफ हैं। और उन्हीं नतायज की बिना पर जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो बलूचिस्तान में क्या हुआ, और आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है उस वक्त NWFP था, वहाँ क्या हुआ। ये सारी तारीख़ है, हमारा तजुर्बा है, हम इससे गुज़रे हैं, हमने वो दुख झेले हैं, हमने मुल्क टूटता देखा है, हमने मुल्क का मज़ीद टूटने का ख़तरा का सामना किया हुआ है। क्यों नहीं अकल और दानिश और होश से हम काम लेते, और क्यों नहीं हम माजी की जो गलत पॉलिसियां थीं जिनसे नुकसानात हुए
उन पर नज़रसानी करते। ये अहम इस नशिस्त का मैं समझता हूँ सवाल है, जिसके जवाब की बुनियाद पर आप ये डिस्कशन कर सकेंगे, वरना शायद मैं समझता हूँ ये भी हवा में बात हो जाएगी। ये मैं मानता हूँ स्टेट पावरफुल है, कर भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी फिजिबिलिटी जो है, अगर शोरिश जारी है और अनरेस्ट है और रिजेंटमेंट है, तो फिर किस हद तक वो सेफ रहेगा और किस हद तक वो कामयाब रहेगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो असल बात ये है, आखिरी मेरा जुमला होगा। देखिए, इंडिपेंडेंस आई, एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बना, और चले हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस शायद मुख्तलिफ हो गया हो, हमारा तजुर्बा तो ये रहा कि ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इंटरनली कॉलोनियलिस्ट था।